अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। रोज नए नए इंकशाफात और नई नई बातें। उन नई नई बातों के बाद होने वाली वो बातें जिसके बाद हुकूमती तौजीहात पेश की जाती हैं, चाहे वो अपोजिशन की जानिब से हो या हुकूमती अराकीन अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ बातें करते हुए नजर आते हैं। बात हो रही है पेंडोरा पेपर्स की। पेंडोरा पेपर्स क्या खुले कि उसके बाद ऐसा लगा जैसे इस वक्त मुल्क में जो महंगाई थी वो गायब होकर रह गई है या दीगर मामला जो थे वो ख़त्म हो गए हैं और इस वक्त अवाम चैन से बैठे हुए हैं और पेंडोरा बॉक्स को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये जो पेंडोरा लीक्स है उसने अवाम को क्या इतना मुतासिर किया कि महंगाई उसके पीछे छुप चुकी है, या शहर कराची के वो मसाइल जिसके ऊपर अवाम को इस वक्त परेशानी का सामना है वो पेंडोरा लीक्स के पीछे छुप जाएंगे या अवाम जो है उसको भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि इस वक्त अगर शहर कराची की बात की जाए जहां पर उबलते हुए गटर्स हैं, टूटी हुई सड़कें हैं और दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई है, तो अवाम इस वक्त पेंडोरा लीक्स को नहीं बल्कि इन चीजों को ही देखेगी जिससे वो बराह रास्त मुतासिर हैं। ऐसे में पेंडोरा लीक्स के लिए वजीर आजम की जानिब से तहकीकाती सेल का क़याम अमल में आया है, जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद भी की जा रही है। इस तनकीद और शहर के असल मसाइल या इस वक्त मुल्क की मसाइल वो क्या हैं, या उनको फोकस करना चाहिए या पेंडोरा लीक्स को फोकस करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहेंगे। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मलिक इमरान काकड़ साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, आपको भी वेलकम करेंगे। जनाब राना गुलजार ताज साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये फरमाइएगा, ये पेंडोरा लीक्स, पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ये आखिर है क्या ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि लोग जो हैं इसी को डिस्कस करेंगे, महंगाई और शहर के जो दीगर मसाइल हैं उसको भूल जाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया वकार भाई आपका, आपके चैनल का। सबसे पहले तो मैं मोहतरम जनाब उमर शरीफ खान साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, उमर शरीफ, उनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी उनके ख़ानदान के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं और पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों, और मैं अपनी पूरी कौम से अपील करता हूं कि वो उनकी मग़फ़िरत के लिए, मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत करे, क्योंकि वो एक पाकिस्तान के बेटे और पाकिस्तान की शनाख्त थे और आज वो हमसे जुदा हो गए हैं, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। बात आपने ये पेंडोरा बॉक्स और पेंडोरा लीक्स और ये बहुत सारी बातें हैं, इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये गुजारिश ये करूँगा कि वो इमरान खान साहब कहाँ हैं जो 25 दिसंबर 2018 से पहले बिल जलाया करते थे, कौम को जगाते थे, कौम को बताते थे कि तुम्हारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तुम लूट रहे हो, लोग तुम्हें लूट रहे हैं, और उनको हुकूक की बात करते थे। क्या वो इमरान खान साहब जिंदा हैं दुनिया में? अगर वो जिंदा हैं तो वो कौम को बताएं कि मैं मौजूद हूँ। सियासी लिहाज से आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं एक बात कर रहा हूँ जो कौम को बताते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बरसर इख्तदार हैं और अल्लाह ने उनको इख्तदार दिया है, और वो एक के बाद दीगरे बयान देते हैं, बताते हैं कि जी ये हो गया है, हमने इतनी सेविंग की है, हमने ये किया है, बहुत सी बातें, उनको आसानी नहीं है बातों का। जनाबे वाला, ये पेंडोरा बॉक्स जो खुल रहे हैं एक के बाद दीगरे, ये कौम को गुमराह करने की बातें हैं, और इनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है कि कौम जो पिस रही है, कौम को इससे कोई वास्ता नहीं है। कौन किस लीग से ताल्लुक रखता है, किसकी ऑफशोर कंपनियां हैं, किसकी नहीं है। कौम कहती है क्या हमको पीने का साफ पानी मिलेगा, क्या हमको एजुकेशन मिलेगी, क्या हमको हेल्थ मिलेगी, क्या चीनी हमको 50 रुपए किलो मिलेगी, क्या आटा 30 रुपए किलो मिलेगा, क्या पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलेगा, क्या डॉलर 70 रुपए का होगा। सर, ये तो ख्वाब आप दिखा रहे हैं, आप ख्वाब नहीं, मैं ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कौम की तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, मैं ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ। और मैं कौन होता हूँ ख्वाब दिखाने वाला? मैं एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। सर, ये पीपल्स पार्टी ने इतने ख्वाब दिखाए, रोटी कपड़ा मकान, देखिए कई ख्वाब दिखाए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान सुनिए, जितनी पीपल्स पार्टी की इस्तेदाद थी, पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोजगार भी दिया, और जो पिछले जितने मुलाजमीन थे सबको रेगुलाइज किया, किसी को नौकरी से नहीं निकाला। अब मकान की बात आप यहां तक करते हैं तो जितने वसाइल होते हैं
उसमें लोगों को प्लॉट्स भी दिए, बाकायदा हुकूमत बैंक सिंध बैंक के थ्रू दिए और उनसे कोई पैसा पाई नहीं लिया। उनसे सिर्फ उनकी एक फीस मुकर्रर की गई थी 2200 रुपए, यानी कि 500 रुपए का फॉर्म और 1250 रुपए जो सरकार के रेट थे, और वो उन गरीबों को दिए गए हैं। आप देख सकते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी के वर्कर थे और ये ना, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ करप्शन की उसमें भी दास्तानें सामने जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए करप्शन की जहां तक आपने बात की, मैं इसकी भी आपसे असल में सवाल पे सवाल निकलता रहेगा। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, आपने सवाल किया मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए खान साहब ने कौम को उम्मीद दिलाई थी और कहा था कि जी इस मुल्क में करप्शन है, इस मुल्क पे अवाम के साथ जुल्म है, इस अवाम के साथ बर्बरियत है। तो इस अवाम ने खान साहब को समझा था कि खान साहब बहुत नेक आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ये कौम को इंसाफ दिलाएंगे, ये महंगाई की सतह को कम करेंगे, ये डॉलर की सतह को कम करेंगे, ये जो कल बिल फाड़ते थे और ये याद दिलाते थे कि आपके हक जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक होगा। तो क्या आज खान साहब बरसर इख्तिदार हैं तो क्या कौम की जेबों पे डाका कौन डाल रहा है? अब बात आई करप्शन की। देखिए जनाब, करप्शन जहां जहां भी जिस शोबे में हो रही है, इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, MQM हो, मुस्लिम लीग नून काफे कोई भी हो, करप्शन एक ऐसी चीज है, ये मुल्क के लिए नासूर है और ये काबिल मजम्मत है। कोई भी करप्शन करे लेकिन तहकीकात ईमानदारी से होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। वो खान साहब कहाँ हैं जो कल बातें करते थे? इस पे बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ तो नहीं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि एक हलीफ जमात है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, उनसे बात कर लेते हैं। मलिक इमरान काकड़ साहब ये फरमाइएगा, अभी पहले बात कर लेते हैं पेंडोरा बॉक्स के हवाले से। जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं सामने, ऐसे में कौन इसमें शामिल है और कौन किस लीग से ताल्लुक रखता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या महंगाई का इशू छुप जाएगा इसके पीछे? सबसे पहले वकार भाई आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आज फिर अवामी इशू पे आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो जैसे ताज साहब ने कहा, MQM के एक अजीम सरमाया और इस मुल्क व कौम के सरमाया उमर शरीफ भाई जो अब हम में नहीं है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाइकिन को सब्र जमील नसीब फरमाए। बात यह है, वकार भाई गुलजार साहब ने इस पर काफ़ी डिटेल में बात की। मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। ये हमारे सामने जो पेपर्स आते हैं, हमारे इस कौम के सामने दो तरह के पेपर्स आते हैं। एक पेपर वो है जो बाहर से पब्लिश होके आते हैं, हम उनके लिए उसको तो डंडोरा बना लेते हैं, मगर यहाँ पे हर 5 साल बाद इस मुल्क के अंदर एक पेपर्स बनते हैं। यानी यहाँ पे माशाल्लाह से जो हुकूमतें गुजरी हैं, वो नहीं हुकूमतों ने आज जो PDM में एक साथ रहे हैं, उन्हीं जमातों ने एक दूसरे को कहा था कि मैं करप्शन की वजह से फला को रोड पे घसीटूंगा। उसमें पनामा का कोई जिक्र नहीं था, डंडोरा तो अभी आया। असल में ये एक सोच है जो इस तरह की चीज करके, मैं आपको यहाँ आज फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दावा कर रहा हूँ कि इस पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस मुल्क के उन जमातों के लोग हैं जो यहाँ पे खुद भी खा रहे हैं, अपने जमातों को भी सर्व कर रहे हैं। मतलब ये एजाज पेंडोरा बॉक्स में, ये पनामा में भी हासिल था, नून को भी हासिल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व दीगर को भी हासिल था। आज जो पेपर आए उसमें भी माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा लिया है, शर्जील मेमन साहब उसमें हैं। तो आज मंजूर वसान साहब का मैं एक बयान देख रहा था जो कह रहा था कि हम पार्टी जो है शर्जील मेमन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पीपल्स पार्टी में आज वो लोग हैं, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ रकम न लाने की खातिर इस मुल्क में वजीर आजम तब्दील किया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफा ले लिया, लेकिन स्विस गवर्नमेंट को खत नहीं लिखा। वो भी एक किस्म का पेंडोरा था। हुकूमत पाकिस्तान ने तो ये मांगा था वहां से चीफ जस्टिस ने कि वहां पे क्या एसेट्स हैं आपके। तो अगर हम देखें इस मुल्क की 2-3 दहाइयों की यहाँ पे जो हुकूमतें या उससे पहले हैं, यहाँ पे अपोजिशन में रहते हुए हर जमात ने खुद को आवाम के करीब साबित करने की कोशिश की है। जो बातें खान साहब ने की हैं, यही बातें इससे पहले आप देख ले माशाल्लाह जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो यहाँ पे दहाइयों से हुकूमत करती आ रही। आज भी 2021 में 73 साल बाद कोई एक ऐसा मनसूबा पाकिस्तानी आवाम के पास नहीं है जो दुनिया को पेश कर सके कि ये हमारे हुक्मरानों ने किया है। आइन में हमने तरामीम की है इन जमातों ने अपने लिए,
18वीं तरमीम पास हुई, सिर्फ उसमें उन शिकों पे अमल हुआ जो उन तक था। तो मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ, जहां तक पेपर्स की बात होती है कि उसके पीछे जो है महंगाई छुप जाएगी, बिल्कुल, इसमें ये है, ये बाज़मीर अक़वाम लोगों के लिए जब पेपर आते हैं वो इन पे एक्शन लेते हैं, बाज़मीर जमातें इस पे एक्शन लेती है। मैं खुदा न ख्वास्ता किसी जमात को बेज़मीर नहीं कह रहा, लेकिन जब आप पर कोई बाहर से तो क्या अंदर से आपको कोई चोर कहे तो आप अवामी नुमाइंदा है, आप तो या अपनी सफ में से चोर को निकाल दे या उस इल्जाम को हटा दे। आज तक पनामा के इल्जाम उसी तरह साबित है। वही पनामा में आए हुए लोग पीडीएम के स्टेज पे होते थे, पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होती। वज़ीर आज़म ने आज एक जो तहकीकाती सेल का क़याम जो सामने आया है, कमेटी बनाई है जो तहकीक करेगी कि क्या वाकई जिनके नाम आ रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ऑफशोर कंपनीज है या नहीं है। इसको आप किस तरह देखते हैं, क्या वाकई ऐसा करना चाहिए था? सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में जितनी भी कमेटीज बनी है, कमेटीज के बाद वो मामला खत्म हुआ है। अब 6 महीने 1 साल ये ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। नून लीग और पीटीआई ने बड़ा, पीपल्स पार्टी ने बड़ा एतराज किया। मैं इस पे एक चीज ये कर रहा हूँ, एतराज पनामा पे भी हुआ था। अर्ज ये है, कमेटी पे एतराज किया है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, पनामा पे एतराज, कमेटी पे एतराज। सबसे पहली बात तो ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपने दरमियान भी देखना चाहिए कि जिस बंदे को, मतलब जिन लोगों के नाम आए नून लीग से या पीपल्स पार्टी, वो ऑलरेडी यहाँ पे करप्शन के केसेस में है, या तो जमानतों पे या अंदर है, ये नहीं कि उन्होंने पहले डाला है। दूसरी बात ये, यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं कि बाहर के जो भी सहाफी है वो इनके नाम डाल रहे हैं, उनका यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है कि वो सिर्फ इन जमातों को इंटरेस्ट कर रही है। हम तो बैसियत एक मुतवसत तबके की जमात के अब इनसे अपील करते हैं कि खुदारा ये चंद लोगों के जो आपने जागीरदाराना एक निज़ाम बनाए, इनसे निकल के, जब तक आप आम आदमी को मौका नहीं देंगे, आपके अंदर ये नस्ल दर नस्ल जो लोग बैठे हैं ये इसी तरह अपना भी नाम बदनाम करेंगे, आपका भी करेंगे। अब इन दोनों पेपर से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है। ठीक है, वैसे मैं थोड़ी सी इस बारे में आपको कहता चलूं कि सदियों से वो नहीं बैठे रहते एक जमात में, एक जमात वो देख रहे होते हैं जवाल पजीर हो रही है तो दूसरी जमात में चले आते हैं। आमतौर पे तो हम ये देख रहे होते हैं। राना गुलजार साहब, इस वक्त जो कमेटी बनाई है खान साहब ने, उस पर एतराज़ किया जा रहा है नून लीग की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कि अगर ऐसी कमेटी बनानी थी तो फिर अदालतों के ऊपर जो है क्या उनको एतराज़ है, ये तमाम मामला जो है इनको देखने के नहीं थे खान साहब को। आप क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ आप अपना? बात ये है, कमेटियां बिल्कुल बनाई जाएं, कंसेंसस के साथ बनाई जाएं, सबको एतमाद में लिया जाए, कौमी मफाद में बनाई जाए। ये जो पिटारा बॉक्स खुल रहे हैं, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि जनाब तहकीकात के नाम पर करप्शन हो रही है। अच्छा, क्योंकि ये जब तहकीकात की कमेटियां बनती हैं तो इस पे बड़ी भारी रकम खर्च होती है, फिर ये बाहर से लोग हायर करते हैं। ये कमेटियां बनाने के नाम पर वो लीगल करप्शन है कि जो कि जी कमेटी को इतने अरब रुपए दिए गए, इतने करोड़ रुपए दिए गए और इसने तहकीकात की और हासिल बटा 0। सही तो जनाबे वाला खुदारा इन चीजों को बंद किया जाए। अच्छा। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक एजेंडे पे आना चाहिए, ठीक है, कि जी कौमी मफाद के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन कैसे पकड़ा जाएगा उन लोगों को जो कि करप्शन करते हैं और फिर बाहर जो है वो अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं और बाहर ले जाके अपना पैसा जमा करते हैं? इस सवाल का जवाब भी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेंडोरा बॉक्स के हवाले से ही लास्ट कमेंट्स ले लेते हैं राना गुलजार साहब से। राना साहब क्या कहेंगे, कमेटी बनने से कोई नताइज निकल सकते हैं? क्योंकि जमात इस्लामी का तो मौक़िफ़ ये है कि पहले उन लोगों को जिन पर इल्ज़ामात हैं उनको हटा दिया जाए, उसके बाद तहक़ीक़ात की जाए ताकि साफ़ और शफाफ तहक़ीक़ात हो सके। देखें जी, सबसे पहले तो मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, जो एक तरीक़ेकार है उनको बाहर जाने से रोका जाए, उनका नाम ECL में डाला जाए, सबका जो भी उसमें इन्वॉल्व है, और उनकी ट्रांसपेरेंसी के साथ फ्री एंड फेयर तरीके से उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और जब तहकीकात हो तो जो पार्लियामान में के अंदर मौजूद हैं उनको पार्लियामेंट के जो स्पीकर साहब है उनको बताया जाए कि जी आपका मेंबर है उस चीज में इन्वॉल्व है, और जो पार्लियामेंट से बाहर है उसको बुलाया जाए कि जी आपका ये इल्जाम साबित हो रहा है, जनाब आपको जो है ना हम अरेस्ट कर रहे हैं। खुर्शीद शाह को भी देखें आप कि आज इतना वक्त गुजर गया, वो जेल में उनको बंद किया, पाबंद सलासल किया गया है, जिसका तहकीकात हासिल बटा 0 है, और ये इसको हम ज्यादती या जुल्म नहीं कहेंगे तो क्या है? देखिए, तहकीकात का अमल ये होता है, वो किसी भी जमात से कोई शख्स ताल्लुक रखता हो, ये नहीं कि पीपुल्स पार्टी हो या किसी भी जमात से। तहकीकात का अमल शफाफ होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उनका नाम ECL में होना चाहिए, मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे आप, आपके खिलाफ ये तहकीक हो रही है, आप बाउंड और पाबंद हैं कि जब आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे और आप इस मुल्क के खातिर
آپ حقائق پر مبنی بات کریں ٹھیک ہے گے. جناب. تو خان صاحب نے تو قوم سے وعدہ کیا تھا, تو یہ کب شروع ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب کے تو دائیں اور بائیں سارے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو مختلف سیاسی, یہ اس کا جواب لے لیتے ہیں نا رانا صاحب, اس کا جواب لے لیتے ہیں. نیلم ارشاد شیخ تحریک انصاف سے تعلق ہے. جناب کیا کہنا ہوگا پینڈورا باکس جو اس وقت اس سلسلے میں کمیٹی قائم کر دی ہے حکومت کی جانب سے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ سر موقف میرا, السلام علیکم, پہلے یہ بولوں گی یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے. اور سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ کون کتنے پانیوں میں تھا اور کون کتنا پاکستان کو برباد کر چکا ہے اور کون پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان کے جو چاہنے والے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر کے ملک چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں. تو اب عمران خان تو صادق امین ڈکلیئر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے, وہ ٹیم پلیئر ہیں, ان کو پتہ ہے بالنگ کس وقت کس کو کیسے کروانی ہے اور بیٹنگ کس نے کرنی ہے, فیلڈنگ کس نے کرنی ہے. اگر ان کے لوگ جو ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ درستی ہوں گے تو ان کی بھی پوزیشن چینج کر دی جائے گی. جی اچھا نیلم صاحب, بالکل یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. وفاقی وزیر خزانہ ہے, ان کا نام آیا ہے, اس کے علاوہ کئی ان کے دوستوں کے نام آئے ہیں, تو ایسے میں خان صاحب کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ آپ نے پاس میں ہسٹری میں دیکھا ہوگا کہ کے پی کے میں ہماری حکومت میں کچھ ایسی حرکتیں ہوئی تھی تو عمران خان نے ان کو چینج کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی چینجز اکثر آنے میں دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی آئی جی چینج کر دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو جو ایلیجیبل ہوگا, جو میرٹ پہ اترتا ہوگا, جو صادق اور امین ہوگا, وہی عمران خان کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ وہ خود ایسے ہیں. اور آس پاس اگر آپ کہتے ہیں نا چلے پیپلز پارٹی سے آئے لوگ ہمارے پاس, نون لیگ سے آئے ہمارے پاس, میں بھی ان میں سے کوئی اسپائز ہو کے آئے ہوئے ہیں, پر اگر کوئی غلطی کرے گا, کوئی گناہ کرے گا, کوئی کرپشن کرے گا تو عمران چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جماعت اسلامی کی جانب سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں کم از کم ان کو آپ ہٹا دیں کیونکہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تحقیقات پر, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تحقیقات کے بعد ہٹا سکتے ہیں. اب تو 100% پروف جو ڈکلیئرڈ ہیں, جو نیب میں بھی جا چکے ہیں, جیل میں جا چکے ہیں, پھر وہ ان کی جوڈیشری ان کا ساتھ دے کے ان کو بچائے ہوئے, تو وہ سب سے پہلے جانے چاہیے. یعنی وہ تحقیقات پہ اثر انداز نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں الزام جن پہ آیا ہے ان کو پروف کے ساتھ عمران فوراً چینج کر دیں گے, ڈونٹ وری. عمران خان, میں نے ابھی آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ عمران کے آس پاس سب اچھے لوگ ہوتے ہیں اور لائٹ لوگ ہوتے ہیں جو کام کو جانتے ہیں, جو اپنی ان کی پاس ہسٹری جس میں کرپشن ہو ان کو ہم نے نہیں لیا ہوا. آپ دیکھیں علیم خان کی, حالانکہ وہ نہیں تھے کرپٹ, ان کو بھی نیب میں جانا پڑا, پر وہ ان کی ساری جتنی بھی الزام لگے تھے وہ انہوں نے سارے اس کے پروف دے کے اپنے آپ کو وہاں سے نیب سے بری کرا دیا. تو عمران خان وہ شخص ہیں کہ وہ اپنے گھر کے فرض, جو بہن بھائی, اپنے رشتے دار, وہ ان کو بھی کسی کو ساتھ لگایا. اور مجھے بتائیں یہ کوئی ہماری جاگیر تھوڑی ہے. اچھا لیکن ایک چیز آپ نے دیکھیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایمانداری پہ لوگ کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب وہ پرانا پاکستان ہی لوٹا دیں, نئے پاکستان کی اب ضرورت نہیں ہے, ایسے مطالبات بھی سامنے. اور حمزہ شہباز نے آج کہا بھی پرانے پاکستان لوٹانے والوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اب نہیں ہوگا ایسے, اب پرانا پاکستان نہیں, ابھی نیا پاکستان اور بہتر پاکستان. لیکن نئے پاکستان میں مہنگائی بہت ہے نیلم صاحبہ, نئے پاکستان میں مہنگائی بہت ہے. مہنگائی وہ الف نون کا آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اس زمانے بھی وہ کہتے تھے چینی بڑی مہنگی ہے, اس زمانے میں بھی تھا. اب دیکھیں پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, آپ کے یہ منافع خور اور جو چھپائے بیٹھے ہیں, ہر کسی کا نام میں کیا لسٹ میں بتاؤں گی آپ کو. مہنگائی بھی ٹھیک ہوگی, تھوڑی دیر ٹائم دے دیں عمران خان کو, سکون سے ان کو کام کرنے دیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی بھی آپ کے پاکستان سے بھی سستا ترین ملک ہے اب دنیا میں. آپ جائیں, چلیں یہ اس کا جواب لے لیتے ہیں, اس کا جواب لیتے ہیں. آپ ہی کے حلیف ایک جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ملک عمران کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور رانا گلزار تاج صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک عمران صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو نیا پاکستان ہے اس میں مہنگائی اتنی زیادہ ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ ہو نہیں رہا, کیا آپ لوگ سمجھاتے نہیں ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں اس بات کے؟ وقار بھائی, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو وفاقی کابینہ اس وقت ہے یا گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, اس میں ہمارے 7 سیٹس ہیں اور ہمارے پاس اس وقت ایک فیڈرل منسٹر کی سیٹ ہے.
تو اس کے مطابق ہم نے ابھی جو ریسنٹلی 2 بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی، ہم نے نہ صرف اس کی مذمت کی باقاعدہ میڈیا پہ، وہاں پہ کابینہ میں بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ پچھلے جو 3 حکومتیں گزری ہیں، 3 ادوار گزری ہیں، ان تینوں میں ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے تینوں حکومتوں کا ساتھ دیا اور ان کو کوشش کی کہ وہ لوگ اپنی مدت پوری کر سکیں۔ جہاں ہمارا کردار ہے، ہم تو آج بھی پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے اور یہی مہنگائی رہے گی، چونکہ ہمارے جو منتخب نمائندے وہ مڈل کلاس ہے اور عام گلی محلوں سے منتخب ہو کے وہاں جاتے ہیں، ان کو پریشر برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہمیں جو آج ان کے حالات ہے یا جو پنجاب میں کچھ الیکشن ہوئے، اس سے پی ٹی آئی کو سیکھنا چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے، وہ دیکھ لے، جب تک وہ عام آدمی کو، جو 98% عام آدمی اس ملک میں رہتا ہے، جب تک وہ اس کو ڈیلیور نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو آگے کوئی رسپانس ملے گا۔ اچھا رانا گلزار صاحب، حمزہ شہباز تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نیا پاکستان نہیں دے سکے تو کم از کم پرانا ہی پاکستان دے دو، کیا آپ ان کی آواز سے آواز ملائیں گے یا آپ الگ موقع پر؟ سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میری بہن نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ وہی رہیں گے جو صادق الامین ہوں گے، تو کیا پرویز خٹک صاحب صادق الامین ہیں؟ کیا محمود خان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صادق الامین ہیں؟ کیا جہانگیر ترین صادق الامین ہیں؟ کیا آپ کا جو علیم خان صاحب ہیں کیا صادق الامین ہیں؟ تو الزامات ہیں، تو الزامات ہیں تو کسی کو دوسرے کو تو جیلوں میں نہ ڈالیں نا، آپ تحقیقات سب پہ کریں، وزارتوں پہ کیوں بٹھایا ان کو؟ آپ ان کی تحقیقات کریں، ان کو وزارتوں سے ہٹائیں۔ کیا اعظم سواتی صاحب صادق الامین ہیں؟ ارے جناب، آپ کے پاس ایک کرپٹ لوگوں کی فوج موجود ہے، تو جب آپ تحقیقات کی بات کریں تو اکراس دا بورڈ آپ ہر کسی پہ تحقیقات کریں۔ صادق الامین ٹھیک ہے، عمران خان صاحب آپ کو مبارک ہو، بات یہ ہے کہ کل آپ ہی تو فرما رہے تھے کہ اس پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، پاکستان کو ختم کر دیا گیا، تو جناب والا وہ پرانا پاکستان جہاں پر لوگ خوشحال تھے، بے روزگاری کا ریشو کم تھا، آج 1 کروڑ نوکری کی بات کی، 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، گھروں کی بات کی، لوگوں کو اجاڑ دیا گیا ہے۔ جناب والا یہ کیسا نیا پاکستان ہے جہاں پر چینی 110 روپے کلو مل رہی ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے جہاں آٹا 80 روپے کلو مل رہا ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے جہاں پیٹرول 127 روپے لیٹر مل رہا ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے جہاں پر ڈالر 170 کا ہو گیا، 72 روپے کا ہو چکا ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے؟ بے روزگاری عروج پہ ہو چکی ہے، اداروں کو، اسٹیٹ بینک کو آپ نے گروی رکھوا دیا، آپ نے اسٹیٹ بینک کو رکھوا دیا۔ خان صاحب نے کہا تھا ہر چیز کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں بہت بلندی پر لے کر جاؤں گا، لیکن وہ تو مہنگائی کو بلندی پر لے گئے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، اب جب حکومت سنبھالنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ 100 دن میں ہم ریکور کریں گے، صحیح ہے۔ اب یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے پورا پاکستان کیا، میڈیا کیا، ہر کسی کو لفافے ابھی تک پہنچتے ہیں۔ جو آپ کی سیلری علیحدہ ملتی ہے، لندن سے لفافے علیحدہ آتے ہیں، وہاں ان کو اپارٹمنٹ علیحدہ لے کے دیے جاتے ہیں، تو ان کی کرپشن، ڈکلیئرڈ کرپشن ان کی ابھی تک ہم آگے بڑھنے پہ سپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں عمران خان اکیلے کیسے کریں گے؟ آپ جو صادق الامین جو ہیں ان کو اصل وہ کہہ رہے تھے کہ میں پوری ٹیم لے کر آؤں گا، تو اس ٹیم کا پورا پاکستان منتظر تھا کہ کوئی ٹیم آنے والی ہے جو پاکستان کو بدل کے رکھ دے گی۔ تو ٹیم بدلنے والی ہے نا ان کے پاس۔ اسد عمر کو شروع میں انہوں نے چینج کر دیا تھا، وہ بھی صادق الامین ہے، وہ بھی اچھے آدمی ہیں، ابھی ان کے پاس جتنے بھی ان کی نظر میں۔ اچھا، ویسے نیلم صاحبہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی کرکٹ میچ ہی کھیلا جا رہا ہے اور کسی کو وہ ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی سے بالنگ کرانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو جو ہے وکٹ کے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کو امپائر بنا دیتے ہیں، تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ کا ذمہ وار 30 سال کے لون کے ذمہ وار عمران خان نہیں ہے۔ ابھی عمران خان کو ٹائم دیں، وہ پاکستان کو، آپ یہاں بیٹھ کے اچھا کتنا ٹائم دیا جائے نیلم صاحب؟ آپ نے پاکستان کی سیکیورٹی کتنی مضبوط کی ہے عمران خان نے، مجھے بتائیں کیا حالات تھے پاکستان میں پہلے؟ اب پوری دنیا میں پاکستان عزت کے نام کر آ رہا ہے، آپ اپر لیول۔ لیکن خان صاحب نے بیسیکلی کیا کیا؟ خان صاحب کی پالیسیز کہاں تھی؟ خان صاحب کی پالیسی نظر نہیں آتی نا اس میں۔ خان صاحب کی پالیسی وہ تو ہمارے سیکیورٹی اداروں کی کاوشیں اور کوششیں تھیں جو یہاں تک پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل ہوا ہے، بہتری کی طرف گیا ہے۔ نیلم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی ایسی پالیسیز تو ہوتی کم از کم کہ عوام جس سے سب سے زیادہ متاثر اس وقت ہو رہے ہیں وہ مہنگائی ہے، کم از کم اس کے اوپر تو غور کرتے ہیں۔
महंगाई थोड़ी देर की है, थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला यही लोग पाकिस्तान के इमरान खान को सलूट मारेंगे और अभी भी माशाल्लाह से अवाम इमरान खान के साथ है। ठीक है जनाब, जवाब लेते हैं। ये बताइएगा मलिक इमरान साहब, ये इमरान साहब के साथ जो है वो पूरा पाकिस्तान है, कराची वाले क्या दोबारा वोट देने जा रहे हैं पीटीआई को? असल में वकार भाई थोड़ी सी क्लियरेंस कर दो, ताज साहब ने भी बात की, मैडम ने भी बात की। इस वक्त हमारे मुल्क में जो निज़ाम सियासत है वो सियासत से हट के निज़ाम में नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार का हो गया है। चंद खानदान है जो एक जमात से दूसरी जमात में जाते हैं, दूसरी से तीसरी जमात में जाते हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उनका आइन है वो देख ले, मुस्लिम लेकिन उनका तो खैर पहले दिन से वो जागीरदाराना निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। जो खान साहब की बातें थी, मैं आपको एक रिसेंट मिसाल देता हूँ, ये जो अभी हो रहा है वफाकी काबिना में जब खान साहब से जो लोग थे वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे बाकायदा मीडिया पे, फिर वो गए मुशर्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुशर्रफ साहब को, फिर वो गए आज पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को जब आप सियासी जमातों में जगह देंगे तो फिर आपकी जमात ब्लैकमेल रहेगी, फिर आप वो डिलीवर नहीं करवा पाते जो आपको डिलीवर करवाना है। मतलब अगर आप देख ले हमसे पिछली जो जमात जो गवर्नमेंट गुजरी है वहाँ पे असम्बली में आपको गिने चुने चंद दो लोग मिलते थे जो आवाम से मुंतखब होके आते थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनको बाहर फोन पे मुबारकबाद मिलता था कि आप यहाँ से मुंतखब हो गए। आप देख रहे हो कराची से ऐसे MNAs भी मुंतखब हुए जिनको आवाम को आज तक पता नहीं कि हमारे MNA कौन है, कहाँ से हैं। तो सबसे बुनियादी जब आप अगर अवामी मसाइल हल करना चाहते हैं और मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आप जो गली मोहल्ले की सियासत है, जो एक नजरियाती सियासत है, जब तक आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आपका निज़ाम यही रहेगा। अभी रिसेंटली ताज साहब मेरे साथ है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे जियाले लड़के जो कि वहाँ पे काम करते थे, लेकिन हमेशा से ये रिवायत रही है पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, अजगर जमातों की। मैं बलूचिस्तान की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा वहाँ से कि जब भी इलेक्शन आता है तो वो किसी नवाब को ला के अपने आम कारकुन पे बिठा देते। अब नवाब और कारकुन का फर्क है, नवाब को ये नहीं पता कि मोहल्ले का फर्क क्या है। MQM इसीलिए कहती है कि हम मिडिल लो क्लास के जब तक आप उनको हुक्मरानी नहीं देंगे, जब तक आम आदमी आके ईवान में नहीं बैठेगा, किसान की नुमाइंदगी किसान नहीं करेगा, डॉक्टर की डॉक्टर नहीं करेगा, उस वक्त तक ये मसाइल यही रहेंगे और निजाम। बल्कि अभी मैं आपसे एक ब्रेक के बाद जानूंगा कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने शुरू कर दी है, वो क्या तैयारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात करेंगे इस हिस्से में कि बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और उनमें सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नज़र आती है जिसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस सिलसिले में आज एक इजलास भी हुआ था जहां पर डेस्क भी कायम की गई है बहादुराबाद में और मुख्तलिफ इक़दामात भी किए गए हैं। जान लेते हैं मलिक इमरान काकड़ साहब से। इमरान साहब क्या कहेंगे, क्या तैयारियाँ करने जा रहे हैं आप लोग? खैर भाई, जैसे ब्रेक से पहले मैं बता रहा था कि MQM लोअर मिडिल क्लास की जमात है, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस हवाले से हमारे जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके लिए क्राइटेरिया रखा जाता है, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हो, सूबाई असम्बली के हो, कौमी असम्बली के हो, वो बाकायदा आते हैं वहाँ पे फॉर्म जमा करते हैं और उसके बाद उनके मेरिट देखी जाती हैं। इसके बरक्स के वो कौन है, किस खानदान से है, क्या है, तो उस हवाले से MQM ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, बाकायदा डेस्क कायम कर दिया। इसके साथ साथ ये एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें एक चीज़ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है कि इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और डिलीवर नहीं कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में एक खुद मुख्तार सिंध में हुकूमत चला रही है। बिल्कुल सही। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिलीवर करनी है। सुप्रीम कोर्ट के 12 हिदायत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CM के साथ, CM सिंध के साथ इस वक्त आपको मिनिस्टर से ज़्यादा कोऑर्डिनेटर्स नज़र आते हैं। एक कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में मेरे पास CM सिंध साहब के कोऑर्डिनेटर थी जिन्होंने कहा हमने केमाड़ी में 7 अरब रुपए खर्च किए हैं। अब अगर आप पूरे कराची पे 7 अरब रुपए खर्च कर ले तो आज आपके ऑफिस से 2 कदम के साथ DC ऑफिस है, DC ऑफिस के सामने आज भी बारिश का पानी खड़ा है जो मैं और आप यहाँ बैठे हैं। तो इसका मकसद ये है कि चंद लोगों के पास जब आपका इख्तियार रहेगा तो वो इख्तियार आप एक गैर मुंतखब नुमाइंदे को देंगे। इन्होंने खुद साख्ता एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया उसके तो है, लेकिन आपकी जानिब से जो है इस वक्त क्या सोच लाई जा रही है कि इस दफ़ा जो है इलेक्शन में आप जीत सकें, क्योंकि इस दफ़ा जो है सीटें कौमी असम्बली की आपकी कम हुई हैं, सूबाई असम्बली के ऊपर आपके काफ़ी मामला इस तरह के हुए हैं कि सीटें कम हुई हैं, तो अब आवाम को मोबिलाइज करने के लिए कि आपको वोट पड़े, क्या कुछ करने जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है जो इलेक्शन हुआ है सिर्फ हम नहीं, सारी जमातें इस पे
नाला है और रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही है। और जहाँ तक हमारे स्टांस की बात है, जिन जिन एरियो में इलेक्शन हुए, किस तरह हुए, कौन यहाँ से मुंतखब हुए, ये मीडिया भी जानती है, पूरा मुल्क जानता है। दूसरी बात ये जो हमारी अवामी पोजीशन में अभी कैंटोनमेंट्स के इंतखाबात हुए, इसके बरक्स के कैंटोनमेंट्स और बल्दियाती इंतखाबात में उन जमातों को हिमायत हासिल होती है जो बरसर इक़्तिदार होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैंटोनमेंट में हमने हैदराबाद को क्लीन स्वीप के करीब हम पहुंच गए थे वहाँ। लेकिन कराची में जो है वो उसकी कुछ हुजमे ने आपको बताया कि जब कैंटोनमेंट के इलेक्शंस होते हैं या बल्दियाती इंतखाबात होती है तो इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इस पे होती है, असर इसका होता है सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का। हम आज भी ये कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी जो रोड़े अटका रही है या पीपल्स पार्टी जो डिले टैक्टिक्स कर रही है, उनको नजर आ रहा है कि अगर एमक्यूएम एक बार फिर यहाँ से इंशाल्लाह मुंतखब होती है, क्योंकि एमक्यूएम को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश की, आपके बेहतर पता है, मेयर बना लेंगे आप, मेयर इंशाल्लाह हम मेयर भी बना लेंगे और एक बार फिर कराची को जो हमने डिलीवर किया था 2000 से 2007 लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम जो है कल इलेक्शन करा ले, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। इस मुल्क में मैंने गुज़िश्ता दिन भी कहा था कि इस मुल्क में ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, राना गुलजार साहब से पूछ लेते हैं, राना साहब क्यों इतना डिले कर रहे हैं? जब आप जीत सकते हैं इलेक्शन तो बल्दियाती इंतखाबात करा दें। देखिए वकार भाई, हमारा जो मकसद है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने हमारा जो अपना एक मकसद ये है कि जी एक तो मर्दमशुमारी सही दुरुस्त की जाए, कराची की गिनती पूरी की जाए, बिल्कुल सही है, एक बात। दूसरी बात नोटिफाई किया जाए, क्योंकि देखिए जब पिछले 2015 में जो इलेक्शन हुए थे तो 2.5 साल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जो सिस्टम लोकल गवर्नमेंट था उसकी बिसात लपेट दी गई थी। सही है, लेकिन यहाँ सिंध हुकूमत ने उसकी बिसात यहाँ पर वो चलता रहा, तमाम पूरा डायरेक्शन पूरी की गई। हमारा उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा मौक़िफ़ है और उनसे गुजारिश है कि आप नए सिरे से मर्दमशुमारी कराएं। कराची का जो एक बड़ा दहीना मसला है कि इसकी गिनती पूरी की जाए, लेकिन सर उसके साथ बड़े मसाइल हैं, वोटर लिस्ट हैं और दीगर मामलात हैं। बात की काकड़ साहब ने कि जी हमने बड़ा डिलीवर कराची में किया, बड़े काम किए। देखिए इस शहर में वो जो मंसूबे 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब ने बनाए थे और उसमें जो बड़े बड़े जो पुल्स हैं उसमें PIA, पोर्ट कासिम, KPT, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई इस शहर में आप इसकी खूबसूरती के लिए कुछ अपना हिस्सा किरदार अदा करें। सही है। तो उसके अंदर ये चीजें इन इदारों ने बनाए, उसमें कोई मुस्तफा कमाल का या MQM का कोई किरदार नहीं था। नेमतुल्लाह खान साहब का भी, नेमतुल्लाह खान साहब का मैंने गुजारिश की लेकिन सर ये तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने तो इतना नहीं किया, लेकिन 13 साल में फिर पीपल्स पार्टी वो चीज क्यों नहीं कर पाई जो MQM ने कर ली थी? एक प्रपोजल दिया, ठीक है, और उस प्रपोजल पे इम्प्लीमेंट परवेज मुशर्रफ साहब ने करवाया। सही है कि जी आप इस इदारे को, ये इदारा ये काम करेगा, ये इदारा ये काम ये बना कर देगा। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल वो काम जो MQM ने सिर्फ 4 साल में कर लिया मेयर के जरिए, ने क्या किया? सर MQM से गुजारिश कर रहे हैं, देखिए उस वक्त हमें मशीनरी हरकत में नजर आती थी, अभी मशीनरी कोई नजर ही नहीं आती है। एक मशीन नजर आती है कि वो या तो कचरा उठाने वाली है या जो है कुछ रोड्स बनाने की। गुजारिश करें, जब MQM के मेयर का वक्त खत्म हुआ, आज तक KMC अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सका, KDA अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका, वाटर बोर्ड अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका। कौन से इदारों को खड़ा कर दिया? जब ये गए, मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब ये गए जो मुलाजिमीन, आपने तो इदारे भर दिए हैं, उसमें मुलाजिमीन इंतहा से ज्यादा हो चुके हैं। देखिए मेरी बात सुने, इंतहा से ज्यादा मैंने आपसे कहा ना कि जिनकी रिटायरमेंट का पैसा ये लोग ले गए, सही है, जिनका GP फंड है वो ये ले गए, उन इदारों को इतना लैप्स कर कर चले गए और अपनी सिर्फ कारकर्दगी बताने के लिए। अच्छा, फिर मेयर साहब आए, कराची के दूसरे मेयर आए वसीम अख्तर साहब, देखिए वो पूरा ड्यूरेशन एक ही बात करते रहे कि जी मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे फंड नहीं मिल रहा, और वो बार बार कहते रहे। आपको मैं बताता चलूं कि देखिए मलीर के अंदर फ्यूल बिकता रहा, गाड़ियां खड़ी रही। अच्छा, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुझे ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्लिफ्टन में वो बस स्टॉप जो है उसका इफ्तिताह करते नजर आ रहे हैं, बाकी तो उनका अच्छा नहीं। नीलम साहिबा से बात करें, नीलम साहिबा से पूछ रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस वक्त PTI क्या कहती है? PTI का क्या मौक़िफ़ है जनाब, क्या कहेंगे मैडम? PTI का मौक़िफ़ ये है कि हम एक से एक अच्छा कैंडिडेट लाएं जो कि
पास परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी हो जी और जो परफॉर्म कर सकें, मेरिट तो सबके साथ। नहीं, तो पीटीआई क्या करने जा रही है? पीटीआई क्या करने वाली है? क्या इंतखाबात जो है वो कराने जा रही है केपी में और पंजाब में? बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जी, क्योंकि उसका देखिए अगर वहां पे आप इंतखाबात करा देते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो सिंध में हो सकते हैं। जी, सिंध में उसी वक्त हो सकते हैं अगर आप केपी में और पंजाब में करा देते हैं इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात, तो सिंध पे आप जोर दे सकते हैं कि इंतखाबात करें। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंतखाबात की। मैंने आप कहा ना, जैसे भाई ने कहा ना कि एमक्यूएम ने तैयारी कर ली है, तो इसी तरह पीटीआई ने भी अभी हमारी वुमेन कन्वेंशन हुई है, उसमें हमने सबने प्लान किया है कि हम खुद से डिसाइड करेंगे, अवाम डिसाइड करेगी कि कौन से एरिया से किसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, क्या मेयर कराची का किसका होगा? मेयर कराची जो है वो किसका होगा? नीलम साहिबा, मेयर कराची किसका होगा? मेयर कराची किस जमात का होगा? पीटीआई का होगा, एमक्यूएम का, पीपल्स पार्टी का, किसका होगा? मैं तो चाहती हूँ ऑफकोर्स पीटीआई का हो, ऑफकोर्स, बट एमक्यूएम भी अच्छा परफॉर्म करते रहे, एमक्यूएम हमारे में अच्छे काम होते रहे, एमक्यूएम बड़ी ऑर्गेनाइज है। तो पीपल्स पार्टी ने तो लूट के खा लिया, वो क्या करेंगे? ठीक है जनाब। राणा साहब, आप तो लूट के खा गए हैं, आप क्या करेंगे? और आपका तो एडमिनिस्ट्रेटर ही है बस, मेयर तो नहीं। मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, चीनी चोर, आटा चोर सब इन्हीं के पास हैं। मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम तो कोई देखिए बात में फिर वही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ चोर मचाए शोर। अच्छा, ठीक ये है। एक सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि इमरान खान एक सिंबल। इमरान साहब ऐसा नहीं है, उनका ये एहतसाब होगा। ये जब हुकूमत खत्म हो गया देखिएगा कि चोर कौन है, चोर कौन है। भाई राणा साहब ने कुछ बातें की। सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं, अगर एमक्यूएम ने 2003 से 2007 तक डिलीवर नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कारकर्दगी और एमक्यूएम की कारकर्दगी में फर्क है कि 2021 में भी लड़काना में कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं मिल रही। आपने कहा अपने सारे डिपार्टमेंट्स को, केपीटी वगैरह को, हमें अवार्ड मिला है आलमी सतह पे बेहतरीन नाजिम का, हमें पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया है। तीसरी बात, आपको अवार्ड मिला है, राणा साहब अर्ज है, अर्ज है, बात करना पसंद नहीं करते। मैं खास कर रहा हूं, नाजिम आपका, तो वो तो आपसे बात करना पसंद नहीं करते आपके लोग। इसी तरह जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब आज आप लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, अर्ज आप मेरे राणा साहब बात करने दे। अर्ज ये है, हमने आपने इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए, 1987-88 के बाद मोहतरमा यहाँ तशरीफ लाई, आज 2022 है, अंदरूनी सिंध से आप मुसलसल मुंतखब हो रहे। अगर 44-45 साल में आप लड़काना नहीं बना पाए, और तीसरी सबसे बड़ी बात है, आप मेयर की बात करते हैं कि मेयर में कुछ डिलीवर नहीं किया है। हम जब ये कराची छोड़ के गए थे, उस वक्त कराची जनरेट कर रहा था, हमने ऑन कराची, आज जो कराची में दरख्त लगे वो एमक्यूएम ने लगाए, आज जो कराची में अंडरपासेस बने वो एमक्यूएम ने बनाए। आप तो पहले मनसूबा लाने से पहले ये भी फरमाइएगा कि अगर जो है वो मेयर कराची की जब इंतखाबात मेयर का होगा, तो क्या आप पीटीआई से उस वक्त इत्तेहाद में जाएंगे या नहीं जाएंगे? हमने हमेशा खुद इलेक्शन लड़ाए, अगर पीटीआई ज्यादा वोट ले जाती है, ज्यादा सीटें ले जाती है, आज ये है हम अपने बिहार पे इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद हम अपनी पोजीशन को देखेंगे। लेकिन हम एक चीज ये वाजिया कर दे कि अगर आपने कराची, हम अरबाब इक्तिदार को कहते हैं, अगर आपने कराची और हैदराबाद को बनाना है, जो 1970 में एक मुतसिबाना फैसला किया गया कराची को सिंध का हिस्सा बना के, अब 3 करोड़ आबादी जो है उसको देख रही है 70-80 लाख लोग, 3-3.5 करोड़ लोगों को। जब तक आप अक्सरियत को तस्लीम नहीं करेंगे, कराची का हक है, कराची का नौजवान आज राइडर बना हुआ है, जबकि कराची की सीटों पे बाहर के लोग आके यहाँ पे बगैर टेस्ट इंटरव्यू के आ रहे हैं। कल इन्होंने एक और अजाब दाखिल कर दी कि एनडीएमसी बना रहे, जो एसडीएमसी सॉरी सिंध डेंटल एंड मेडिकल काउंसिल जो है वो बना रहे। अब जो पहले से आपने डिपार्टमेंट्स बनाए उनमें ये हालत है, आप सेक्रेटरीट चले जाएं, वहां पे इनमें ये हम सिंधी के खिलाफ नहीं, एक चीज में एमक्यूएम की जानिब से क्लियर कर दूं, हम ये कहते हैं वो कौन सी चीजें कि जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में कराची का जो लड़का है, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, पश्तून हो, सिंधी हो, बलोच हो, वो रह जाता है। जो लड़का बदीन से आता है, हालांकि जब एनटीएस का टेस्ट होता है कराची वाला 94% लेता है, वो लड़का जो है वो 4 से 5% लेता है, उसके बावजूद वो लड़का राइडर है। आज आप यहाँ पे 7 डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हैं, आप ये आपके साथ कराची शहर में डिप्टी कमिश्नर बैठा है, ये कराची का नहीं है। जब तक आपके इंतजामी मामला, ये दुनिया का उसूल है, हम लोकल गवर्नमेंट पे शॉर्ट रह गया हमारे पास। अच्छा नीलम साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त ये जो सूरत हाल बताई इस वक्त इमरान साहब ने, इसके बारे में मुख्तसरन बस इतना बता दीजिएगा कि पीटीआई क्या करने जा रही है कि पीटीआई कराची के जो लोग हैं उनके हुकूक के लिए कोई काम कर सके, मुख्तसरन बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कराची के लोग, भाई ने जैसे बोला कि जहाँ का डोमिसाइल हो वहाँ के लोगों को अपने एरिया में काम करना चाहिए, यानी कि
بدین سے لا کے بٹھا دیا ٹھیک ہے۔ یہاں پہ، اور یہاں سے صحیح۔ لوگ جو ٹھیک ہے۔ میرٹ پہ آنے والے لوگ ہیں ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ ہے۔ عمران خان انشاءاللہ ٹھیک ہے نیلم صاحبہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے۔ عمران صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا۔ رانا صاحب لاسٹ میں اس تمام صورتحال کو آپ کنکلوڈ کریں۔ دیکھیں جناب، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں کوئی محض کوئی خاص بات نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا، عوام کو مہنگائی کے چنگل سے کیسے نکالا جائے گا، عوام کے وقت کو خراب نہ کریں۔ وہ پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، MQM ہو، قوم کو ریلیف چاہیے، قوم کو ریلیف دیا جائے، مہنگائی کے چنگل سے نکالا جائے، ان کو تحفظ دیا جائے، ان کو ہیلتھ میڈیکل کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں، ان کی دہلیز پر۔ عوام کا تعلق یہ ہے، عوام کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، کون کرائے گا، کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ رانا گلزار طاہر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، ملک عمران صاحب متحدہ قوم، اور نیلم صاحبہ جو تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا تعلق۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے بس اتنا بتا دوں کہ آج جو ہے اساتذہ کا عالمی دن منایا گیا۔ اساتذہ وہ جو کہ ہمیں مستقبل کی جانب لے کر جاتے ہیں، ہمارے شعور کی آبیاری کرتے ہیں۔ اساتذہ کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ آج اسی دن کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، تو اپنے اساتذہ کا خاص خیال رکھیں، ان کی تمام باتوں کو غور سے سنیں سمجھیں، اور اپنے لیے زندگی پہ اس پہ عمل ضرور